नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चहेते चैनल जीनियस क्लासेस बाय अरुण सर में हम आपका स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे, आज हम लोग चर्चा करेंगे बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली शिक्षक भर्ती परीक्षा जो कि आगामी समय में होने वाली है, जिसका नाम सामान्य रूप से दिया गया है TRE 4। तो उस परीक्षा में जो भी विद्यार्थी कक्षा 6 से 8 वर्ग में गणित और विज्ञान विषय से परीक्षा देने की तैयारी कर रहे हैं, उसमें हम लोग आज विज्ञान विषय पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सबको पहले से ही पता है कि, या फिर नहीं पता है तो यहाँ पर देखिए कि हम लोग जब 120 प्रश्नों की तैयारी करते हैं तो उसमें 40 क्वेश्चन आपका जो होता है वो एप्टीट्यूड का पार्ट होता है। मतलब कि उसमें जो है आपके सारे सामान्य विषय जो आपके GS हो गया, रीजनिंग हो गया, मैथ्स हो गया और क्या कहते हैं करंट अफेयर हो गया, वो सारा कुछ आता है। और 80 नंबर के प्रश्न पार्ट में जो है आपका जो है क्या कहते हैं 40 प्रश्न जो आता है वो आपका मैथ्स का होता है और 40 प्रश्न जो होता है वो साइंस का होता है। और साइंस में जो है 40 प्रश्नों को जो है पढ़ने के लिए हमने पूर्व के वीडियो में बताया था कि आप जो है NCERT को जो है अपना जो है साधन बनाते हुए आगे बढ़ेंगे। तो जैसा कि आप लोग इसमें स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, कक्षा 9 क्लास 9th की साइंस का पूरा सिलेबस आपके सामने है। आज हम लोग अपनी चर्चा को केवल कक्षा 9 के विज्ञान विषय के चैप्टर्स पर जो है कन्फाइंड कर देंगे। हम अगले किसी वीडियो में क्लास 10th के बारे में चर्चा कर लेंगे। चूंकि हम लोग जानते हैं क्लास 8 तक की साइंस हम लोग जनरली जो है सामान्य विज्ञान के रूप में पढ़ते ही रहते हैं। कक्षा 9 और 10 को जो है थोड़ा सा पढ़ना जो है हम लोग अवॉइड करते हैं सामान्य विज्ञान के अंतर्गत। थोड़ा सा इसमें जो है टर्मिनोलॉजी भी थोड़ी सी टफ होती है। आज हम लोग जो है कक्षा 9 के साइंस NCERT में जो है हम लोग क्या क्या पढ़ना है, किस पर फोकस्ड रहना है, उस पर जो है विषयवार और जो है चैप्टर वाइज चर्चा करेंगे। देखिए, अगर हम लोग इसको देखते हैं, एकदम आपकी स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा, इसमें ये जो चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 और चैप्टर 4, ये चारों चैप्टर आपकी क्या है, केमिस्ट्री के हैं, मतलब रसायन विज्ञान के। और फिर चैप्टर 5, चैप्टर 6 और जो है चैप्टर 6, 2 चैप्टर आपके क्या है, बायोलॉजी के हैं। फिर 7, 8, 9, 10, 11 जो है आपके क्या है, फिजिक्स के हैं। और जो है 12th चैप्टर जो है आपका इम्प्रूवमेंट्स इन फूड रिसोर्सेज, या आपका एक जो है जनरल साइंस हो जाता है। इसमें बायोलॉजी में एक चैप्टर जो है नए वाले सिलेबस के NCERT से हटाया गया है, जिसका नाम है डाइवर्सिटी। और आपका जो है बायोलॉजी का 3rd चैप्टर होगा, जो कि इस समय जो है CBSE के सिलेबस से जो है एक्सक्लूड कर दिया गया है। लेकिन पढ़ना तो हमको तब भी होता है अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चूँकि इससे हम जब देखें 1 से 2 प्रश्न आपके आते ही रहते हैं। कि जैसे हम एक एक चैप्टर्स पर बात करते हैं और चैप्टर्स पर बात इस हिसाब से करेंगे कि TRE 3 में जिस परीक्षा में मेरा चयन हुआ है और जो पिछली अभी लेटेस्ट BPSC ने 6 to 8 में परीक्षा कराई थी, उसके बारे में उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो जैसे पहला चैप्टर था मैटर्स इन आवर सराउंडिंग्स। पहला चैप्टर जो है केमिस्ट्री का है, मैटर्स इन आवर सराउंडिंग। इट मीन्स क्या होता है कि जो है हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं, चाहे आप पदार्थ के रूप में उनको देखते हैं तो पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव, गैस, उन सब की चर्चा करनी है। और सभी का इंटर कन्वर्जन कैसे होता है। इंटर कन्वर्जन मीन्स जो आपका ठोस, द्रव, गैस एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं और इनके कन्वर्ट होने की क्या प्रक्रिया होती है, हाउ दे गेट चेंज इनटू ईच अदर, इस पर चर्चा करनी है। और उसमें जो प्रक्रियाएं होती हैं, हम बात कर लेते हैं सब्लिमेशन की, फ्रॉस्टिंग की बात कर लेते हैं, उसके बाद कंडेंसेशन की बात कर लेते हैं, वेपोराइजेशन की बात कर लेते हैं। और इससे 1 से 2 प्रश्न मुझको याद आ रहा है, शायद सब्लिमेशन, चूँकि पेपर हुए 6 महीने से ऊपर हो गया है, लेकिन हम जो बता रहे हैं आपको, सब्लिमेशन पर एक प्रश्न इसमें आया हुआ था TRE 3 में। और उसके बाद फिर हम आ जाते हैं दूसरे चैप्टर में, इज मैटर अराउंड अस प्योर।
इज मैटर अराउंड द स्फीयर में हमको पढ़ना है कि आपके आसपास जो भी चीजें पाई जा रही हैं, जो चैप्टर 1 में हम लोग देखे रहेंगे मैटर में, जो ठोस द्रव गैस, यहां पर चैप्टर 2 में हम ये उसको देखेंगे कि जो है इज मैटर अराउंड द स्फीयर, उसमें जो है मिक्सचर की बात करेंगे, कंपाउंड की बात करेंगे, एलिमेंट्स की बात करेंगे, और उसी के साथ साथ हम जो मिक्सचर 3 टाइप के होते हैं, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं आपका जो है सोल्यूशन पढ़ते हैं, सस्पेंशन पढ़ते हैं और कोलाइड पढ़ते हैं। इट मीन्स सोल्यूशन मतलब विलयन, सस्पेंशन का मतलब होता है निलंबन, और जो है कोलाइड का मतलब होता है कोलाइडी विलयन। तो इन तीनों को पढ़ना है, और कोलाइड के साइज से भी एक प्रश्न जो है आया हुआ था, उसमें फिर आपको जो है पूरा उनका जो है अंतर कैसे किया जाता है, इन सभी को पढ़ना है। फिर हम एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स पर आ जाते हैं। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हमको लगता है बहुत आसान है, लेकिन इतना आसान नहीं होता है। हमको जब बारी आ जाती है प्रश्न करने की, तो आपको जब तक थ्योरी की एक बेसिक जानकारी आपको नहीं रहेगी, तब तक इसके बारे में आपको जो है एग्जैक्ट क्वेश्चन करने में जो है बड़ी दिक्कत आएगी। उसी के साथ स्ट्रक्चर ऑफ एटम पर आ जाते हैं, उसमें कई सारी थ्योरीज हैं, आपकी जे थॉमसन की है, रदरफोर्ड की है, और इसी में जो है आपका जो है इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पर चर्चा करने की बात आती है। इसी से रिलेटेड एक प्रश्न टीआरई 3 में और था। अब बात कर लेते हैं द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ एंड टिश्यू। आपको केवल 2 चैप्टर दिख रहे होंगे, चैप्टर 5 और चैप्टर 6। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, इट मीन्स हम जिसको सेल कहते हैं, उसी के बारे में यहां पर सबसे ज्यादा चर्चा होगी। खाली सेल कह देने से काम नहीं होता। इन दोनों चैप्टर के अगर बायोलॉजी को उठा लिया जाए, और जो 10th में आपके 3 से 4 चैप्टर हैं बायोलॉजी के, ये 2 चैप्टर आपकी इतने महत्वपूर्ण हो जाते हैं जिनकी कोई सीमा नहीं है। टिश्यूज में जब हम लोग आते हैं, टिश्यूज में जो अब आप कॉम्प्लेक्स टिश्यूज पढ़ेंगे, सिंपल टिश्यूज पढ़ेंगे, फिर आपके परमानेंट टिश्यूज हैं, फिर आपके जो है जो सारे कुछ उसमें हैं। जब आप उसको ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें लगेगा कि एक एक लाइन इतनी इंपॉर्टेंट है जिसकी कोई एकदम, मान के चलिए आप जब पेपर उठा कर देख लेंगे प्रीवियस ईयर के, चाहे टीआरई 1 का देख लीजिए, 2 का देख लीजिए, 3 का देख लीजिए, आपको लगेगा कि ये दोनों चैप्टर्स कितने महत्वपूर्ण हैं। चाहे चैप्टर 5 चाहे चैप्टर 6, दोनों का अपने आप में ऐसा समझिए कि अगर आपने दोनों चैप्टर अच्छे से लाइन बाय लाइन पढ़ लिए तो आपके 4 से 5 क्वेश्चन आराम से निकल जाएंगे मैथ साइंस वाले पार्ट में, साइंस वाले क्वेश्चन में। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं फिजिक्स पर। अब फिजिक्स की कहानी आपको बताता हूं। फिजिक्स में आपका फोर्सेस एंड लॉ ऑफ मोशन, इसमें एक थ्योरम आती है, क्या कहते हैं, वर्क एनर्जी इक्विवेलेंस। इसी चैप्टर में एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल के रूप में दिया है, और बीपीएससी ने एग्जैक्ट वही क्वेश्चन डिट्टो विदाउट डिजिट चेंज किए हुए उसको जो है उतार दिया था। इतनी मतलब कि ये किताबें इतनी इंपॉर्टेंट है। ऐसे ग्रेविटेशन में एक एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछा था कि स्मॉल जी की वैल्यू कितनी होती है, वो भी अप्रॉक्स वाली। जैसे वहां पर ऑप्शन में एग्जैक्ट वैल्यू तो 9.81 होती है, और इसी किताब ने एग्जैक्ट वैल्यू मतलब उसको जो अप्रॉक्स में 9.8 लेने को, इसी एग्जैक्ट कुछ बच्चे इसको 10 लगा के चले आए थे, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लगा के चले आए थे, जबकि इसकी अप्रॉक्स वैल्यू में 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ऐसे ही करके अब जब मोशन में आप आते हैं, मोशन चैप्टर को देखते हैं, वहां पर जो है आपका मोशन में जितने भी तरीके के रेक्टिलिनियर मोशन और उसमें जो है ग्राफ होते हैं। अब मोशन में ही एक ग्राफ है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ जब बनाया जाता है तो उसमें एक क्वेश्चन बनता है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर बनाने के बाद जो ग्राफ बना और एक्स एक्सिस के बीच में जो आपका फिगर बना है, अगर उसका एरिया निकाला जाए तो क्या निकले, क्या हमको जो है उसमें प्राप्त होगा। तो ये एग्जैक्ट क्वेश्चन आपके टीआरई 2 में आया हुआ था। तो हमको आपको लगता है कि एनसीईआरटी में कुछ नहीं है, 9th-10th की किताब में क्या है। आप 9th-10th की किताबों को मतलब एकदम गूढ़ तरीके से पढ़िए तो आपको पता चलेगा। फिर ग्रेविटेशन के बाद वर्क एंड एनर्जी पर आ जाते हैं। अभी जो बताया कि वर्क एनर्जी इक्विवेलेंस की बात आती है। वर्क एनर्जी इक्विवेलेंस में एक प्रश्न था कि कोई भी बॉडी चल रही है तो उसके जो है उसमें इतनी एनर्जी जनरेट हो रही है और उसमें कितना कार्य किया गया, ऐसे करके एग्जैक्ट क्वेश्चन मुझको याद नहीं आ रहा है, लेकिन उसकी जो डिजिट्स थे या उसका जो तरीके था वो सीधा का सीधा जो है आपकी एनसीईआरटी में आया है। फिर ग्रेविटेशन की बात तो किए ही कि जी की वैल्यू क्या होती है। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में जो चैप्टर है आपका क्या कहते हैं, उसमें लॉज ऑफ मोशन में क्या कहते हैं आपका है कि जो है
पहला जो है आपका है इनर्शिया का, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, लॉ ऑफ इनर्शिया है, फिर सेकंड है लॉ ऑफ एक्सेलरेशन है, और थर्ड है आपका जो है एक्शन रिएक्शन। इन तीनों में से भी अगर आप तीनों को अच्छे से पढ़ लेंगे तो इसके जो एग्जाम्पल्स होते हैं, जैसे हमने पूछा कि अगर आप आपके सामने आप गेंद को पकड़ रहे हैं तो आप गेंद पकड़ने के बाद हाथों को तेजी से पीछे कर लेते हैं, तो आप ये किस मोशन के किस लॉ ऑफ कौन सा मोशन लागू होता है, तो वहाँ पर आपका सेकंड लॉ लागू होता है। तो उस बेस पर भी आप देखेंगे कि ये सब चीज़ें एनसीईआरटी में लाइन बाय लाइन लिखी हुई हैं। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं साउंड चैप्टर की, चैप्टर 11। ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। यहाँ पर रिवर्बरेशन की बात होगी कि आप जब किसी बंद कमरे में बैठे रहते हैं तो आपकी आवाज़ कितनी देर में गूंजेगी, या फिर जो है क्या कहते हैं कि कितनी दूर दीवार होनी चाहिए, कम से कम दूरी कितनी होनी चाहिए आवाज़ के गूंजने के लिए। फिर उसके बाद जो है उसमें ये प्रश्न बनता है कि जो है किसी भी बहुत बड़े ऑडिटोरियम हॉल की, जो ऑडिटोरियम हॉल्स होते हैं या पिक्चर हॉल्स होते हैं, उनकी जो छत बनाई जाती है वो सर्कुलर क्यों बनाई जाती है, जिससे वो जो आवाज़ हमको सुनाई देती रहे। मतलब कहने का, और 12th चैप्टर का भी जो है बात कर लेते हैं, इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेस। फूड रिसोर्सेज का मतलब होता है कि हमारे आसपास जो संसाधन है भोजन करने के, उनको किस तरह से हम लोग सुधार सकते हैं, या फिर जो है अपने डेली लाइफ में कैसे इन सब में सुधार ला सकते हैं। इन सभी चीज़ों को अगर हम ध्यान से देखेंगे, अगर आपने ये 12 चैप्टर्स प्लस जो तीसरा डाइवर्सिटी वाला चैप्टर एक्सक्लूड कर दिया गया है उसको जो है आप पढ़ लेंगे, तो ये मान के चलिए उस 40 प्रश्न में से कम आपसे 15 से 17 क्वेश्चन यहीं से निकल जाएंगे। इट मीन्स अगर आप, और ये भी है कि अगर इन चैप्टर्स को आप पढ़ना शुरू करेंगे तो एक दिन में एक चैप्टर आराम से निपटाया जाता, बहुत ही आसान भाषा में लिखा हुआ है। तो आप मान के चलिए आप अपने 15 से 17 नंबर की तैयारी करने के लिए इसी एनसीईआरटी किताब को 13 दिन में समाप्त कर सकते हैं। मतलब 13 दिन में आप 15 से 17 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह जो है अगर आप इसके न्यूमेरिकल्स को हल करेंगे, थ्योरी तो हुई ही, उसके साथ उसके न्यूमेरिकल्स जो है सॉल्व कर लेंगे, और न्यूमेरिकल्स के साथ साथ उसके जो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं उन सभी को सॉल्व कर लेंगे। इट मीन्स हम जैसे कहते हैं कि मोशन वाले चैप्टर में और लॉ ऑफ मोशन में, ग्रेविटेशन में, वर्क एंड एनर्जी और साउंड, 5 चैप्टर फिजिक्स के हैं। इन 5 चैप्टर में फिजिक्स के कम से कम आप मान के चलिए हर चैप्टर में अगर 20 न्यूमेरिकल लेते हैं, एक्सरसाइज और जो है क्या कहते हैं एग्जाम्पल्स को मिला के करीब 100 न्यूमेरिकल्स हो जाते हैं। अगर आप उन्हीं 100 न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर लीजिए तो आपको 2 से 4 क्वेश्चन सीधे एग्जैक्ट विदाउट डिजिट चेंज किए हुए यहां पर आपको जो है न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे। तो इस तरह से आज जो है हम लोग ने क्लास 9th की एनसीईआरटी के बारे में चर्चा की है, कौन सा चैप्टर कितना महत्वपूर्ण है और किस चैप्टर से प्रश्न आने की सबसे ज़्यादा संभावना रहती है। आप यहाँ पर कभी भी जो हम ये देखते हैं जनरली जो पीसीएम ग्रुप के बच्चे होते हैं, जिन्होंने बीएससी पीसीएम से की होती है, बीटेक के बच्चे होते हैं, वो लोग बायोलॉजी पर फोकस बहुत ज़्यादा कर ले जाते हैं, केमिस्ट्री और फिजिक्स को इग्नोर करते हैं। जनरली यही दिक्कत होती है कि ओवर कॉन्फिडेंस हमको ले डूबता है। तो हमको ये ध्यान रखना है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री भी उतनी ही इंपॉर्टेंट जितना हमारे लिए बायोलॉजी है। तो आप सब लोग जो है अच्छे से तैयारी करिए, एनसीईआरटी पढ़ते रहिए और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।